Assalamu alaikum. Today we will be discussing the remaining chapter of nutritional disorders affecting the skin, and we'll start with minerals, right? So minerals are important for our body in staying healthy. They perform various functions including keeping our bones, muscles, brain work properly. They are also important for making enzymes and hormones as they are cofactor for various enzymes. So basically दो तरह के मिनरल्स होते हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स, राइट। मैक्रो मिनरल्स वो जो ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम, पोटेशियम, फोस्फोरस है, सल्फर है। सो दीज आर मैक्रो मिनरल्स, दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। वाइल जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं या फिर ट्रेस मिनरल्स होते हैं, दे आर रिलेटिवली रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज। इनमें फिर हमारे पास आयरन है, कॉपर है, जिंक है, मैंगनीज, iodine, selenium, and fluoride आ जाते हैं. And today we will be discussing the trace minerals. So starting with our first topic, iron. Iron is an essential factor for multiple metabolic pathways, including कोलेजन सिंथेसिस, हीम सिंथेसिस, राइट। हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में, कोलेजन सिंथेसिस में एंड वेरियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में आयरन की ज़रूरत होती है। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ को फैक्टर फॉर एंजाइम्स सच एज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, जो कि बेसिकली इम्पॉर्टेंट होता है इन द इनएक्टिवेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अगर इसकी डिसफंक्शन हो गया तो इट विल लीड टू साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज ये कॉज करता है। एंड सेम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये बेसिकली ये क्या करता है, ये ट्यूमर जेनेसिस करता है। ठीक है, ये वो क्लास ऑफ ट्यूमर्स को ये करता है जो कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी की वजह से ये होते हैं, जिनमें हमारे पास रीनल सेल्स ये आ जाएगा, हेरिडिटी फियोक्रोमोसाइटोमास एंड वेरियस जीआई ट्यूमर्स आ जाती हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, राइट। इंट्रोडक्शन। Iron-rich foods include red meat, egg yolk, green leafy vegetables, dried fruit, nuts, dried beans, enriched grains and grain products. मोस्ट आयरन एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर करती है, ड्यूडेनम एंड ज्यूजेनम, और इसका एब्जॉर्ब होने के लिए जो हमारे पास डाईवैलेंट मेटल आयन ट्रांसपोर्टर चाहिए होता है, विच इज DMT1। जो हम आयरन जो लेते हैं वो फेरिक आयरन में होता है, जबकि जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है वो फेरस फॉर्म होती है हमारे पास। तो फेरिक आयरन को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें फेरिक रिडक्टेज एंजाइम की ज़रूरत होती है। देन इन दिस फॉर्म, इन द फेरस फॉर्म में फिर आयरन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ DMT1। Intestinal absorption of ferritin and heme is poorly understood. In addition to, हमें पता है iron deficiency leads to hematological abnormalities, लेकिन along with hematological abnormalities, it can often manifest with nail, hair and mucous membrane changes, right? Hematological में क्या होगा, हमारे पास microcytic and hypochromic anemia के साथ वो present करता है patient. Incidence and prevalence. चिल्ड्रन जो हमारे पास यंग चिल्ड्रन होते हैं 1 to 4 years ऑफ एज, उनमें आयरन डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, विच इज़ 14%। एंड एज चिल्ड्रन की जो उम्र है वो बढ़ती जाएगी, एज इंक्रीज होती जाएगी, आयरन डेफिशिएंसी बेसिकली डिक्रीज हो जाती है टू 4%। एंड फॉर चिल्ड्रन एज 3 to 5 years, ठीक है। और फिर अगेन जो विमेन होती हैं, जो एडोलेसेंट में जो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स होती हैं या फिर जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, फिर इसकी प्रेवलेंस जो है उनमें ज़्यादा होती है, विच इज़ अबाउट 9%। एज अगेन, इन्फेंट्स आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये क्यों होता है कि इन पर्टिकुलरली जो मदर्स होती हैं वो इन्फेंट्स को स्विच करती हैं आयरन फोर्टिफाइड फार्मूला मिल्क से टू काउज मिल्क, और काउ मिल्क में फिर कैल्शियम की कंसनट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर कैल्शियम जो है वो आयरन के साथ compete करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, एंड थस वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है, जो काउस मिल्क में कैल्शियम होता है। तो इस वजह से these infants are more prone to developing iron deficiency anemia. सेक्स में अगेन वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि एडोलेसेंट एज में ब्लड लॉस हो जाता है विद मेंसेस के साथ, और प्रेगनेंसी में इंक्रीज डिमांड की वजह से दे बेसिकली वो सफ़र करते हैं, दे सफ़र फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, राइट। अच्छा, एथनिकसिटी, कोई एथनिक प्रिडाइलेक्शन नहीं है फॉर आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी एंड एसोसिएटेड डिजीजेस, इट इज सीन इन 17% ऑफ चिल्ड्रन विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्यों? सिस्टिक फाइब्रोसिस इज बेसिकली अ क्रॉनिक कंडीशन, ठीक है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो है
क्रोनिक कंडीशन ये होती है तो इसमें एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो सकती आयरन की, इसीलिए इट बेसिकली लीड्स टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से एंड लॉस ऑफ आयरन स्पूटम में उनके ज़्यादा निकलता है, इस वजह से उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर अगेन इन्फेंट्स और वुमेन होंगे। इन्फेंट्स and women of childbearing age are at a greater risk for iron deficiency. Infants are particularly at risk for deficiency as they are transitioned from, right, as they are transitioned from the fortified formula milk से जब उनको cows milk पे switch कर देते हैं तो उनकी absorption जो है वो कम हो जाती है। Menstruation again and pregnancy predispose women to iron deficiency condition resulting in, इसके अलावा और दूसरी conditions जो chronic conditions हैं जो कि chronic bleeding करती हैं such as IBD और GI malignancy may lead to iron deficiency, right? या फिर कोई gastric अगर कोई bypass surgery हो गई हो तो proper absorption of iron नहीं होती, again leading to iron deficiency anemia. Now causative organisms, अगर हम H. pylori infections जो हैं it has also been associated with iron deficiency anemia. क्यों? क्योंकि ये इम्पेयर करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से गैस्ट्रिक हाइपोक्लोराइडिया हो जाएगा। गैस्ट्रिक हाइपोक्लोराइडिया की वजह से फिर इम्पेयर हो जाती है कन्वर्जन ऑफ आयरन की फ्रॉम फेरिक टू फेरिस स्टेट। जब आयरन कन्वर्ट नहीं होगा फ्रॉम फेरिक टू फेरिस स्टेट में तो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? इन्फेंट present with iron deficiency within 3 to 6 months of transitioning from iron fortified formula to cow's milk. Adult often report fatigue की complaint करते हैं। फिर presentation में सबसे पहले nail changes हैं, then we have mucocutaneous changes and hair changes. Nail changes initially moderate iron deficiency की वजह से fragile होते हैं, longitudinally ridged होते हैं, brittle होते हैं, ठीक है। As iron deficiency progress करता है more severe होता जाता है, nails thin हो जाएंगे, flat हो जाएंगे and are often स्पून शेप जिनको हम कोइलोनाइकिया कहते हैं। और ये मोस्ट कॉमनली कौन से फिंगर्स को इन्वॉल्व करते हैं? थर्ड एंड फोर्थ फिंगर नेल्स। म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या चेंजेस होंगे? मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो चेंजेस होती हैं वो टंग में होती हैं। द टंग में हमारे पास या तो एब्सेंट या फिर एट्रोफिक टंग पेपिली, ग्लॉसोओडाइन या पेन इन टंग हो जाएगा। एफ्थस स्टोमेटाइटिस और एंगुलर स्टोमेटाइटिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। हेयर हमारे पास ड्राई ब्रिटल हो जाएंगे, लस्टरलेस हो जाएंगे और हेयर शाफ्ट हमारे पास नैरो with the split hair shafts होंगी। The association and iron deficiency anemia और hair loss के बीच में जो association है that is controversial कि क्यों होता है। क्लिनिकल वेरिएंट्स प्लमर विल्सन सिंड्रोम है जिसका एक ट्राइएड है, डिस्फेजिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड इसोफेजियल वेब्स, राइट। ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है क्योंकि इसकी एसोसिएशन है विद कार्सिनोमा ऑफ माउथ एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। डीडीज में फिर हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B12 कैन फ्रीक्वेंटली मिमिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। Complications and comorbidities. Severe and chronic iron deficiency anemia can lead to cardiomyopathy and cardiac failure, ठीक है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो नहीं है लेकिन ये है क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि हमने कहा कि ये हीम की सिंथेसिस में हेल्प करता है तो हीमोग्लोबिन बनेगा तो ऑक्सीजन की डिलीवरी होगी ड्यू टू वेरियस साइट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो जब हीम की सिंथेसिस नहीं होगी ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं होगी, ऑक्सीजन प्रॉपरली डिलीवर नहीं होगा तो हार्ट जो है वो ज़्यादा पंप करना शुरू हो जाएगा इन ऑर्डर टू डिलीवर मैक्सिमम ऑक्सीजन टू दी रिक्वायर्ड एरियाज, जिसकी वजह से हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर में पेशेंट चला जाता है, ठीक है। The mechanism by which anemia contributes to cardiomyopathy is not fully understood, but a combination of inadequate monocyte perfusion and increased cardiac output to maintain peripheral perfusion are thought to play a role. Cerebellar synovenous thrombosis is another reported complication of iron deficiency. क्यों? क्योंकि iron deficiency anemia एक प्रोकोगुलेंट स्टेट है, तो जब आयरन एक प्रोकोगुलेंट स्टेट है तो इसीलिए उसमें चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस ज़्यादा हो जाते हैं, विच बेसिकली लीड्स टू cerebral synovenous thrombosis. Disease course and prognosis. Mucocutaneous and hematological manifestations of iron deficiency anemia are responsive to iron supplementation, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में आयरन डेफिशिएंट इंडिविजुअल्स डेवलप अ कैरेक्टरिस्टिक, जब हम उसका सीबीसी करते हैं तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया विद लो हीमोग्लोबिन, लो हेमाटोक्रिट, लो एमसीवी एंड लो एमसीएचसी के साथ प्रेजेंट करते हैं। अगर हम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर करते हैं
रेड ब्लड सेल्स अपीयर माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक और हमें टारगेट सेल्स भी मिल सकते हैं। इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक हैं, लो सीरम आयरन, लो फेरेटिन एंड हाई टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी विच इज TIBC, ये हमारे पास डायग्नोस्टिक हैं। बेसिकली हम जो देखते हैं लैब में, वो हम फेरेटिन लेवल एंड TIBC को हम देख रहे होते हैं टू डायग्नोज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मैनेजमेंट, द रिकमेंडेड डेली इनटेक फॉर आयरन डिपेंड्स ऑन एज पे, ये डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाएगी तो आयरन की डिमांड जो है वो उतनी ज्यादा होती जाएगी। 1 to 12 months के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड है डेली आयरन इनटेक, दैट इज 11 mg पर डे। 1 to 13 years के लिए 7 to 11 mg पर डे है। एडोलेसेंट फीमेल्स हैं, क्योंकि उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम 14 to 18 years, तो उनको 15 mg पर डे रिक्वायर्ड होता है। जबकि एडोलेसेंट मैन ऑफ सेम एज, उनको 11 mg पर डे के हिसाब से चाहिए। एंड एडल्ट विमेन, उनको 18 mg per day, and adult men requires right, and adult men requires 8 mg of iron। जबकि प्रेगनेंसी में क्योंकि इंक्रीज डिमांड हो रही है आयरन की और हमारे पास इंक्रीज लॉस ऑफ आयरन हो रहा है, तो प्रेग्नेंट वुमेन को भी जो है वो 27 mg पर डे के हिसाब से आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, और ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज क्रिटिकल इन केस ऑफ chronic bleeding। If there is continued blood loss, iron supplementation may not be sufficient। जो हम ले रहे हैं वाई फूड से वो sufficient नहीं होगा to normalize the iron level, तो हमें कोई oral supplementation जो कि फेरस सल्फेट की फॉर्म में recommended है। In children, जो हमारे पास डोज है ऑफ फेरस सल्फेट की, दैट इज 1 to 6 mg/kg/day डिपेंडिंग ऑन द सेवरिटी ऑफ डेफिशिएंसी। 1 to 2 mg/kg/day डोजिंग कैन बी यूज टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी। और एडल्ट्स में हमारे पास डोज है 60 to 65 mg 2 to 4 times डेली विद प्रोफाइलैक्सिस टू प्रिवेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो हमारे पास डोज जो है वो 60 to 65 mg वंस डेली आ जाती है। So next minerals that we are going to discuss is zinc, right? Zinc is an essential mineral that is utilized over 200 metalloenzymes and plays an important role in many bodies' biochemical processes. Introduction and general description. Zinc is an essential trace element that is found in most animal products, legumes, whole grains, and dairy products. About 10 to 30% of dietary zinc is absorbed. ये किसके थ्रू ये absorb होता है? ZIP4 प्रोटीन के थ्रू, which is transcellular zinc specific transporter, जो कि फाउंड होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जिंक डेफिशिएंसी अगर इनहेरिटेड है तो इसको हम एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका कहते हैं, और जिंक डेफिशिएंसी एक्वायर्ड भी हो सकती है। द क्लासिकल ट्रायड ऑफ जिंक डेफिशिएंसी, जो बेसिकली एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका का ट्रायड है, दैट इज डायरिया, एलोपेशिया एंड पेरी ऑरिफिशियल एंड एक्रल इरप्शंस के साथ ये प्रेजेंट करता है, राइट। इंसिडेंस कितना है? 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एट रिस्क फॉर inadequate dietary zinc intake। The prevalence of acrodermatitis enteropathica, जो कि इसकी inherited form है, is 1 to 9 per 10 lakh with worldwide incidence of 5 per 5 lakh children। Age, acrodermatitis enteropathica and transient neonatal zinc deficiency present करती हैं in infancy में, as they are the inherited forms, while acquired can occur at any age। There is no sex predilection for zinc deficiency. There is no ethnic predilection for zinc deficiency। Associated diseases, an acrodermatitis enteropathica like eruption has been described as a presenting sign of cystic fibrosis, right? Again, इसमें वही होता है कि due to chronic inflammation की वजह से proper absorption of zinc नहीं होती है, and it leads to zinc deficiency leading to acrodermatitis enteropathica like eruptions in a patient presenting with cystic fibrosis। Pathophysiology, predisposing factors, 3 फैक्टर्स होते हैं इसमें हमारे पास, जिसके बेसिस पे जिंक डेफिशिएंसी अकर करती है, राइट। फैक्टर्स सच एज, एक तो डिक्रीज्ड डाइटरी इनटेक की वजह से ये होता है, राइट। डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन की वजह से, और इंक्रीज्ड एलिमिनेशन कैन लीड टू जिंक डेफिशिएंसी। डिक्रीज्ड डाइटरी इनटेक में हमारे पास एनोरेक्सिया नर्वोसा, एल्कोहलिज्म, ट्रू वेजिटेरियंस होते हैं, एंड इनएडिकेटली सप्लीमेंटेड टोटल पैरेंटरल न्यूट्रिशन
आर एट रिस्क फैक्टर्स फॉर डिक्रीज डाइटरी इनटेक, ठीक है। फिर डिक्रीज एब्जॉर्प्शन में हमारे पास फाइटेट्स इन ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स बाइंड जिंक एंड इनहिबिट इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन. As such, diets high in grains and low in meat, notably in Southeast Asia, Sub-Saharan Africa, and rural areas of Middle East, may result in zinc deficiency. इसके अलावा decreased absorption can also occur in gastrointestinal disorders such as inflammatory bowel disease, celiac disease, short bowel syndrome, chronic diarrhea, and gastric bypass surgeries. Right, and increased zinc elimination किन condition में होती है? In case of alcoholism, malignancy, burns, infection, pregnancy, and renal diseases. Medications including diuretics, penicillinamine, and valproate may decrease zinc levels. Another predisposing factors for zinc deficiency are premature infants, right? जो premature infants होते हैं, they are at higher risk of developing zinc deficiency. ड्यू टू फोर फैक्टर्स, ठीक है। एक तो इनमें इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड होती है, एज दे आर प्रीमेच्योर दे हैव हायर मेटाबॉलिक डिमांड एज कंपेयर टू जो कि फुल टर्म बर्थ होती है। दे ऑल्सो हैव इनएडिकेट स्टोर्स, सिंस जो maternal transfer of zinc होता है from mother to the infant, ये अकर करता है in last 10 week of gestation, क्योंकि ये premature होते हैं, prematurely born होते हैं, तो इनमें proper transport of zinc नहीं होता from mother, so it also leads to zinc deficiency, right? Moreover, immature gut epithelium, क्योंकि ये premature होते हैं तो इनमें gut भी properly form नहीं होता है, तो immature gut epithelium की वजह से भी zinc properly absorb नहीं हो सकता, and thus leading to zinc deficiency. एंड एक और फैक्टर है कि इन्फेंट्स जो प्रीमेच्योर इन्फेंट होते हैं उनमें ग्रेटर यूरिनरी और फीकल जो लॉसेस होते हैं वो ग्रेटर होती हैं एज कंपेयर टू फुल टर्म. Another reason for zinc deficiency is कि breastfed infants with ठीक है. हाँ, एक और इसमें रीजन ये भी है कि सम मदर्स में जो है वो म्यूटेशंस होती हैं इन मेमोरी ग्लैंड में जिंक ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, जो कि जिंक ट्रांसपोर्टर होता है मेमोरी ग्लैंड में, उनमें म्यूटेशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से जो जिंक सिक्रीट होना चाहिए ब्रेस्ट मिल्क में वो सिक्रीट नहीं होता है, एंड थस लीडिंग टू जिंक डेफिशिएंसी. Breastfed infants with acrodermatitis enteropathica present later than formula fed infants, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो जिंक जो इन मदर्स मिल्क में होता है वो इजीली एब्जॉर्ब होता है वाइल एज कंपेयर टू द बोवाइन मिल्क. बोवाइन मिल्क में जो जिंक होता है वो एक प्रोटीन के साथ अटैच होता है, तो उसको एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम चाहिए होता है और उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होती, इसीलिए जो इनहेरिटेड हैं वो लेट प्रेजेंट करते हैं as compared to acquired, right? Genetics, enterodermatitis enteropathica, autosomal recessive disorder है. It is caused by mutation in intestinal zinc transporter gene SLC39A4 found on chromosome number 8q24.3. This gene encodes for a जो जिंक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 4 है उसको इनकोड करता है, और उनकी ट्रांसपोर्टर उनकी राइट, दिस जीन बेसिकली इनकोड्स फॉर जिंक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. जो हमारे पास जो ममरी ग्लैंड में जो म्यूटेशन होती है दैट इज SLC30A2 फाउंड ऑन क्रोमोसोम नंबर 1p36.11. इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ जिंक इनटू द ब्रेस्ट मिल्क. क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट ऑफ एंटेरोडर्माटाइटिस जो एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका है वो मैनिफेस्ट करता है एज ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स. अगर जो इन्फेंट है वो टोटल कंप्लीटली ब्रेस्ट फेड पे है तो वो लेट प्रेजेंट करेगा एज कम्पेयर टू दोज जो कि फॉर्मूला फेड हैं, ठीक है। एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका जो ब्रेस्ट फीडिंग है एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है वो उनमें तब प्रेजेंट करता है जब वो वीन्ड होते हैं फ्रॉम द ब्रेस्ट, एंड जो फॉर्मूला फेड है उनमें 4th to 10th वीक्स ऑफ लाइफ में प्रेजेंट करता है. प्रेजेंटेशन जो एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका है उसकी प्रेजेंटेशन हमारे पास एक ट्रायड ऑफ डायरिया, एलोपेशिया एंड पेरी ऑरिफिशियल एंड एक्रल cutaneous eruptions. Children commonly present with the symmetrical eczematous plaques that become vesicular
बुलस, पॉस्चुलर और इरोसिव विद कैरेक्टरिस्टिक क्रस्टिंग एट द एजेस, राइट। इनिशियली वो एक एक्जिमेटस प्लाक होता है जो कि विद टाइम वेसिकुलर, बुलस और पॉस्चुलर और इरोसिव फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है, और इनका जो रैश होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्रस्टिंग एट द एजेस होती है। द पेरी ओरल एरप्शन जो है वो एक हॉर्स शू शेप्ड में होता है, जो बेसिकली स्पेयर करता है अपर लिप को, giving it a U-shaped or horseshoe-shaped appearance, right? जो कि बेसिकली इस पिक्चर में क्लियरली हम देख सकते हैं कि एक हॉर्स शू शेप्ड अपेरेंस आई हुई है इस पिक्चर में, स्पेयरिंग द अपर लिप, ठीक है। तो ये एक क्लासिकल जो रैश ऑन द फेस होता है इन द पेशेंट विद एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका। इसके अलावा सुपर इन्फेक्शन विद स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड कैंडिडा एल्बिकन्स कैन अकर बिकॉज ऑफ इम्यून एबनॉर्मेलिटीज। Hair कैसा होता है? Hair is dry and brittle. Large areas of alopecia may arise. Other cutaneous finding includes angular cheilitis, paronychia, delayed wound healing, and vitiligo like hypopigmentation. Mild zinc deficiency present in children and adolescent with a psoriaciform dermatitis on hands and feet and knees. ग्रोथ रिटार्डेशन, अच्छा, कुटेनियस के अलावा और जो जिंक डेफिशिएंसी है वो सीएनएस में हमारे पास ग्रोथ रिटार्डेशन करवाती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन करवाती है, मेल्स में हाइपोगोनाडिज्म एंड एबनॉर्मल डार्क एडेप्टेशन टाइम एंड डिस्क्वीजिया, राइट। ये बेसिकली एक मेटालिक टेस्ट आ जाता है माउथ में। सो एज इन दिस पिक्चर वी कैन सी अ psoriaciform plaques on the extremities of the patient with acquired zinc deficiency, जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है। विल सी के नेफ्रोटिक सिंड्रोम इसका एक association है, right? Clinical variants, a form of zinc deficiency associated with nephrotic syndrome has been reported. Nephrotic syndrome में क्या होता है? Increased loss of zinc होती है, तो इसीलिए उनमें फिर पेशेंट प्रेजेंट करता है with psoriaciform eruptions. Differential diagnosis में of acrodermatitis enteropathica include psoriasis, seborrheic dermatitis, biotin deficiency, kwashiorkor, and irritant dermatitis. Acrodermatitis dysmetabolica is an acrodermatitis enteropathica-like eruption reported in association with methylmalonic aciduria, propionic aciduria, maple syrup urine disease, citrullinemia, ornithine transcarbamylase deficiency, and glutaric aciduria type 1. सो इन कंडीशंस में जो है वो एक्रोडर्माटाइटिस डिसमेटाबॉलिका, जो कि एक एक्रोडर्माटाइटिस लाइक कंडीशन है, अकर करती है। कॉम्प्लिकेशन एंड कोमॉर्बिडिटीज, जिंक डेफिशिएंसी कैन बी कॉम्प्लिकेटेड बाय इन्फेक्शन एंड मे बी फेटल इफ अनट्रीटेड। Coming towards the investigation, उससे पहले लेट्स सी द डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस। रैपिड क्लिनिकल इंप्रूवमेंट विद इन 24, वही जितने भी मिनरल्स और वाइटमिन्स हैं उनके अगर हम रैपिड डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कर लें, सो दे आर बेसिकली उनके जितने भी इफेक्ट्स हैं दे आर reversible, right? Rapid clinical improvement within 24 to 48 hours is expected with zinc supplementation. If untreated, zinc deficiency ultimately can be fatal. Investigation में diagnosis is confirmed by combination of clinical and laboratory findings. Low zinc levels less than 70 microgram per dl fasting or less than 65 microgram per dl non-fasting are diagnostic, but obtaining an accurate level can be challenging. एक तो इनको अर्ली मॉर्निंग में कलेक्ट करना होता है इसलिए, और दूसरा जिस कंटेनर में हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके कंटेंट्स में कोई जिंक ना हो, इसलिए इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू कलेक्ट द सैंपल, राइट। Zinc levels can vary with inflammation, stress, trauma, time of the day, and phlebotomy method. It should be drawn in the morning and care should be taken to ensure the needles, catheters, rubbers, stoppers, and collection tube do not contain zinc and that the sample is not hemolyzed. Hypoalbuminemia may contribute to low zinc levels and therefore हमने serum albumin level भी करवाना होता है। इसके साथ साथ measurement of alkaline phosphatase, a zinc dependent enzyme, can be helpful. स्किन बायोप्सीज आर नॉट डायग्नोस्टिक, ठीक है, क्योंकि उनमें हमारे पास एक सोराइसिफॉर्म हाइपरप्लेशिया होगा विद कॉन्फ्लुएंट पैराकेराटोसिस, स्पॉन्जियोसिस, पेलर ऑफ अपर एपिडर्मिस एंड फोकल डिस्केराटोसिस, सो दिस इज नॉट डायग्नोस्टिक। मैनेजमेंट हमारे पास क्या होता है कि द recommended dietary intake of zinc is 2 to 3 mg per day for children up to 3 years of age.
5 mg for children 4 to 8 years of age, and 8 mg for children 9 to 14 years of age. Adolescent and adult require 8 to 13 mg per day. Zinc deficiency is managed with enteral supplementation of zinc sulfate. ठीक है, oral भी हम दे सकते हैं in the form of zinc sulfate और parenteral in the form of zinc chloride. Patients with ectodermatitis enteropathica require lifelong supplementation with 3 mg per kg per day of elemental zinc, which is 50 mg elemental zinc per 220 mg zinc sulfate. Supplementation for acquired zinc deficiency ranges from 0.5 to 1 mg per kg per day of elemental zinc for children and up to 15 to 30 mg elemental zinc per day for adults. If deficiency is secondary to intestinal malabsorption, higher doses may be necessary. Copper. Copper is an essential cofactor for several metalloenzymes in the human body, include tyrosinase and lysyl oxidase. कॉपर रिच फूड्स में हमारे पास चॉकलेट है, डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स है, एंड एग है, बीफ, pork, liver, whole grains, fish, and oysters. Absorption of the copper again occurs through intestinal copper transporter, which is ATP7A. Deficiency states results from decreased absorption. ठीक है, 3 फैक्टर्स होते हैं, या तो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन होगा, या डिक्रीज इनटेक होगी, या इंक्रीज लॉसेस की वजह से deficiencies of the vitamins and minerals होता है, and are characterized by various neurological and dermatological and musculoskeletal abnormalities. Copper deficiency basically lead करता है to neurological, dermatological and musculoskeletal abnormalities. Copper deficiency in Menkes disease is related to congenital defect in, और अगर ये inherited होगा तो हम इसको Menkes disease कहते हैं. Epidemiology. The birth incidence of Menkes disease is 1 per 3 lakh in Europe and 1 per 3 lakh 60,000 in Japan. The prevalence and incidence of acquired copper deficiency after Rooks and Y gastric bypass is 9.6 and 18.8 respectively. Menkes disease present 2 to 3 months of age क्योंकि ये एक inherited disorder है. Acquired copper deficiency can manifest at any age if predisposing factors are present. सेक्स Menkes disease is an X-linked recessive है ये, right? तो ये ज्यादातर अकर करेगा मेल्स में, as it is an X-linked recessive. फीमेल्स आर unaffected carriers होते हैं, कोई ethnic predilection नहीं है, ठीक है. Pathophysiology, predisposing factors, decreased dietary intake from malnutrition or chronic unsupplemented parenteral nutrition can lead to acquired copper deficiency. Individuals with excessive intake of iron, zinc, antacids, or vitamin C can develop copper deficiency due to inhibition of intestinal copper absorption, right? ये जितना अगर हम ज़्यादा आयरन, जिंक, एंटासिड्स और विटामिन सी लेंगे, ये भी कॉपर के एब्जॉर्प्शन के साथ कॉपर को प्रॉपरली एब्जॉर्ब होने नहीं देंगे, राइट? सो और इसके अलावा गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, शॉर्ट गट सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड जो क्रॉनिक कंडीशंस हैं, सीलिक डिजीज जिसमें गैस्ट्रिक हमारे पास जो है ना वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है म्यूकोजा की, और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉपर नहीं हो पाती, थस इट लीड्स टू कॉपर डेफिशिएंसी. Genetics में फिर we have कि Menkes disease is an X-linked recessive disorder which is caused by mutation in ATP7A, which encodes for a copper transporting ATPase alpha polypeptide. Clinical features. ये Menkes disease के बारे में बताया गया है कि preterm labor, large cephalic hematomas, hypothermia, hypoglycemia, fractures, and prolonged neonatal jaundice can be early signs of Menkes disease. A case of neonatal erythroderma has been reported in Menkes disease. Classical symptoms usually present 2 to 3 months of age. Adults, क्योंकि ये inherited होता है तो ये early in life present करता है, while जो acquired होता है वो later in life present करेगा. Adults with acquired copper deficiency tend to have a history of predisposing factors, but the onset of clinical symptoms of deficiency may take months or even years.
प्रेजेंटेशन, द प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ अक्वायर्ड कॉपर डेफिशिएंसी इज माइलोन्यूरोपैथी। ठीक है, एनीमिया हो रहा था, उसके साथ साथ न्यूट्रोपीनिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, एंड द थर्ड जो इसमें होता है दैट इज माइलोन्यूरोपैथी, जो कि अफेक्ट करता है बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स को। पेशेंट एक्सपीरियंस अ प्रोग्रेसिव, इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है कॉपर डेफिशिएंसी की, इट इज सेम जैसे कि B12 की डेफिशिएंसी में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के इन्वॉल्व होती है सब एक्यूट डिजेनरेशन, इसकी भी सेम ही प्रेजेंटेशन होती है। पेशेंट एक्सपीरियंस प्रोग्रेसिव सिमेट्रिकल सेंसरी लॉस इन एडिशन टू वीकनेस ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट नोन, लेकिन क्योंकि कॉपर जो है वो वेरियस एंजाइम्स का को फैक्टर है, सो इसीलिए ये माइलोन्यूरोपैथी ये कॉज करती है। प्रोग्रेशन, अगर फर्दर ये कॉपर डेफिशिएंसी बेसिकली लीड्स टू प्रोग्रेशन टू ऑप्टिक न्यूरोपैथी with possible permanent vision loss can occur if the deficiency is left untreated. Other symptoms include hypopigmentation of hair and skin and bony abnormalities such as osteoporosis, fractures, and flaring of anterior ribs. At 2 to 3 months of age, children with Menkes disease present with loss of developmental milestones, hypotonia, seizures, and failure to thrive. These infants have a characteristic cherubic appearance. ठीक है, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फेस होता है विद डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज, पजी चीक्स होते हैं, क्यूपिड बो, अपर लिप एंड डोई स्किन होती है। The skin is depigmented and feels soft and inelastic, especially at the nape of the neck. Hypotonia हमने कहा होता है, so this skin is soft and inelastic, especially at the nape of the neck, axilla and trunk. Hair changes can be first sign of the disease at 1 to 2 months of age. Scalp and eyebrow hair resemble steel wool, appearing short, sparse, lusterless, tangled, and depigmented. Pillae torti is Pillai torti and monelithrix भी इन पेशेंट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पिलाई टॉर्टाई वॉस के फ्लैटेंड हेयर शाफ्ट होते हैं और उनमें क्लस्टर्स ऑफ ट्विस्ट्स होते हैं जब हम उनको देखते हैं। ठीक है, और मोनेलिथ्रिक्स में क्या होता है, मोनेली थ्रिक्स में हमें बीडेड अपीयरेंस ऑफ द हेयर शाफ्ट नजर आती है। A high arched palate with delayed tooth eruption may be observed on oral examination. Osteoporosis, scalloping of the posterior aspect of vertebral body, subperiosteal newborn formation, ossification of sutures, diphyseal periosteal reactions, metaphyseal widening, and lateral spur formation are frequent bone findings. Right, cutaneous findings के बाद जो bone findings हैं उसमें osteoporosis आ जाएगी, ossification of sutures है, right, and diphyseal periosteal reactions हैं. Diphyseal periosteal reactions हैं, right? These are all bone findings in the patients with copper deficiency. Subdural hematomas, metaphyseal widening, and frequent bony fractures can mimic child abuse. Hydronephrosis, hydroureter, and bladder diverticular are common renal abnormalities. As an acquired copper deficiency, neurological deficits are prominent features of Menkes disease. ठीक है, एक्वायर्ड है या फिर इनहेरिटेड है, न्यूरोलॉजिकल फीचर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट है। Infants have severe truncal hypotonia with poor head control but increased tone in the extremities. अपर जो टोन है वो लो होता है, हाइपोटोनिया होता है, लेकिन उनके जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं वो इंक्रीज टोन के साथ होते हैं। डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस आर इंक्रीज्ड, सिवियर डेवलपमेंटल डिले अकर्स विथ चिल्ड्रन ओनली एबल टू स्माइल एंड बेबल करते हैं। इनमें बाकी सारे जो डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स हैं वो डिले होते हैं, और द चिल्ड्रन आर ओनली एबल टू स्माइल एंड बेबल। So the picture shows Menkes syndrome, right? A pale skin है, kinky hair है।
Now the eye में क्या findings होंगी in the patient with Menkes? Visual fixation and tracking is impaired and optic discs are pale on examination. जबकि hearing, suck and cry remains normal. Seizures can be difficult to treat. Death occurs around 3 to 4 years of age, secondary to elongation and toxicity of large vessels resulting in vascular complications. और death commonly इनमें occur करती है due to vascular complications की वजह से. Differential diagnosis. The anemia and neutropenia of acquired copper deficiency should be distinguished from myelodysplastic syndrome. Cutis laxa, child abuse, osteogenesis imperfecta, and Ehlers-Danlos syndrome may mimic Menkes syndrome clinically. Menkes syndrome पिलाए torti of the patient, ठीक है, इसमें हमें twists of hair नजर आ रहे हैं trichogram पे. Complication and comorbidities. Neurological manifestations are prominent in both acquired copper deficiency and Menkes disease. Sensory and motor myeloneuropathy हो जाती है, ठीक है, in acquired copper deficiency में. Infants with Menkes disease have severe, हमें पता है, truncal hypotonia हो जाती है और extremities में hypertonia होता है. उनके जो reflexes, जो deep tendon reflexes होते हैं वो increase हो जाते हैं, developmental delay के साथ present करते हैं. And seizures are also common in Menkes disease. Disease course and prognosis. Copper supplementation is required. Again, अगर हम early diagnosis and treatment करेंगे तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट से हम रिवर्ट कर सकते हैं इस कंडीशंस को. कॉपर सप्लीमेंटेशन इन एक्वायर्ड कॉपर डेफिशिएंसी कैन प्रिवेंट फर्दर न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन बट डज नॉट गारंटी रिकवरी ऑफ लॉस्ट फंक्शन. ठीक है, मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं हम उसकी फर्दर डिजेनरेशन को, लेकिन जो चीज ऑलरेडी लॉस हो गई है वो रिकवर नहीं हो सकती. विजन लॉस फ्रॉम ऑप्टिक न्यूरोपैथी कैन बी परमानेंट. For Menkes disease, if treatment is initiated during the neonatal period or early infancy, neurological deterioration can be mitigated. However, once disease is present, it may not be reversed. Investigations. In acquired copper deficiency, अगर हम CBC करेंगे तो उसमें हमें नॉर्मोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक एनीमिया मिल सकता है विद न्यूट्रोपीनिया. और लो हमें कॉपर के लेवल्स मिलते हैं सीरम में एंड लो सीरम सेरुलोप्लाज्मिन लेवल्स भी मिलते हैं. Diagnosis of Menkes is made by a combination of clinical, laboratory and genetic testing. Hypocupремia or low levels of copper and hypoceruloplasminemia are seen. Copper and ceruloplasmin can be low in healthy neonates as well. फिर हम डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज इज अ कॉपर डिपेंडेंट एंजाइम, तो हम एंजाइम्स को मेजर करते हैं इन ऑर्डर टू कंफर्म द डायग्नोसिस. एंड मेजरमेंट द रेशियो ऑफ प्लाज्मा डायहाइड्रोक्सीफेनाइल एलेनिन to dihydroxyphenyl glycol may be useful in diagnosing Menkes disease. Testing for mutations, ATP7A can confirm the diagnosis of Menkes disease as it is an inherited disorder due to mutation in the gene ATP7A. Management. The recommended daily intake of copper for infants up to 12 months of age is 200 to 220 microgram per day, while children 1 to 3 years of age require 340 to 700 grams per day. With recommended intake increasing as the age increases, तो उनकी requirements जो है वो copper की बढ़ जाती है. Adolescent and adults require 890 to 900 micrograms per day. Treatment of copper deficiency includes copper supplementation and addressing the underlying cause. Children with Menkes disease require lifelong supplementation with parenteral copper, right? उनको हम injectable देंगे copper lifelong, usually cupric chloride की form में, in order to bypass impaired intestinal absorption. Vitamin C जो है, it plays a role. ये help करता है in the absorption of a copper, right? Vitamin C can be reported to prevent binding of copper to metallothionein, theoretically increasing the availability of copper for absorption. The evidence for use of vitamin C in Menkes disease is limited. In acquired copper deficiency, intravenous copper can be used to rapidly correct deficiency, and copper gluconate can be used for long-term enteral supplementations. और लॉन्ग टर्म के लिए इंटेरल ओरल यानी यूज के लिए लॉन्ग टर्म हम कॉपर ग्लूकेनेट यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सेलेनियम. Selenium is a necessary component of several proteins known as selenoproteins, including glutathione peroxidase,
redoxin reductase, and iodothreonine diodinase. Selenium is obtained sources क्या है हमारे पास? selenium rich foods such as seafood, red meat, egg yolk, grain, Brazil nuts and chicken. The amount of selenium in plant-based foods में, हाँ जी, the amount of selenium plant-based food में basically correlate करता है कि कितना selenium जो है वो soil में था जहाँ पे वो plant grow किया गया हो. So the amount of selenium in plant-based food correlates with the amount found in the soil from which it was grown. Selenium exists in either organic or inorganic. ये two forms में exist करता है. जो inorganic है उसकी absorption तो अच्छी होती है लेकिन वो retain नहीं होता, जबकि जो organic forms हैं well absorbed and well retained in the body. Deficiency. Selenium deficiency is also known as Kishan disease. It is caused by inadequate intake, defective absorption, or increased losses. Selenium deficiency is uncommon. The highest incidence is reported in parts of China where the soil is selenium deficient, right? It is not इतना common नहीं होता है. ये सिर्फ उन areas में common होता है जहाँ पे soil में इतना selenium नहीं होता, जहाँ पे plants grow किए जाते हैं. तो उनका content, selenium content of soil is basically low. Children are more likely to be affected by Kishan disease. Women of childbearing age are more likely to be affected. Women and children are more likely to be affected by the disease. There is no ethnic predilection for selenium deficiency associated diseases. Associated diseases. Selenium deficiency has been associated with development of dilated cardiomyopathy. ठीक है, इनमें in patients with recessive dystrophic EBA epidermolysis bullosa की वजह से. क्यों? ड्यू टू सेलेनियम क्या करता है कि अगर सेलेनियम होगा तो वो बेसिकली प्रिवेंट करता है सेल मेम्ब्रेन को फ्रॉम द फ्री रेडिकल्स. ठीक है, तो अगर सेलेनियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ड्यू टू राइट सेलेनियम की डेफिशिएंसी बेसिकली लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ सेलेनियम एसोसिएटेड एंटीऑक्सीडेंट्स enzymes which protect the membranes from damage by free radicals. तो अगर वो सेलेनियम नहीं होगा तो वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं द मेम्ब्रेन को from the free radicals. Although no causative link has been identified, selenium deficiency likely present one of the multiple factors that predispose these patients to cardiomyopathy. Pathophysiology. Again, decreased intake, decreased absorption, and increased losses. Patient receiving total parenteral nutrition requires selenium supplementation, and deficiency may result if there is inadequate parenteral selenium. Protein restrictive diets can increase the risk of developing selenium deficiency. GI diseases may lead to decreased selenium absorption or increased selenium excretion. Environmental factors. इफ द सॉइल इज सेलेनियम डेफिशिएंट, ठीक है, जहाँ पे जो प्लांट ग्रो किए जाते हैं और वो सॉइल सेलेनियम डेफिशिएंट होता है तो उन एरियाज के जो लोग हैं उनमें सेलेनियम डेफिशिएंसी होती है. देन द ग्रेन्स ग्रोन इन द सॉइल में आल्सो बी सेलेनियम डेफिशिएंट. सर्टेन रीजन्स ऑफ चाइना इंक्लूडिंग केशान एंड तिब्बत हैव डॉक्यूमेंटेड लो सॉइल सेलेनियम लेवल्स एंड सेलेनियम डेफिशिएंसी इज एंडेमिक इन दीज रीजन्स. Heavy erosions of surface soil can lead to selenium deficient soil because of trace mineral depletion. Clinical features. Patient with selenium deficiency will commonly present with a history of predisposing factors for deficiency. या तो कोई ट्रैवल का बताएंगे, हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल बताएंगे टू द सेलेनियम डेफिशिएंसी एरिया, या तो वहां पे वो रहते ही हैं. ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू एलिसिट वेदर द पेशेंट हैज लिव्ड और ट्रैवल टू सेलेनियम डेफिशिएंट एंडेमिक एरिया. केशान डिजीज एंड कैशन बैक डिजीज हैव only been described in endemic areas of Asia. जहाँ पे सॉइल में सेलेनियम कम है, सिर्फ ये उन एरियाज में ज्यादा ये कॉमन होते हैं ये दो डिजीज, राइट. केशान डिजीज जो कि हमारे पास एक इनहेरिटेड डिजीज है ये, ठीक है, इनहेरिटेड डिजीज है. और ये केशान क्योंकि फर्स्ट टाइम ये जो है चाइना के सिटी केशान में केस आया था तो इसीलिए इसको हम केशान डिजीज कहते हैं. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ मल्टीफोकल मायोकार्डाइटिस और इसे इट इज बेसिकली अ फैटल कार्डियोमायोपैथी ये कॉज करता है.
So myocarditis that progresses to fatal cardiomyopathy. Acute or chronic cardiac dysfunction, cardiomegaly, arrhythmias, and electrographic abnormalities have been described. एक्स्ट्रोकार्डिक फिर मैनिफेस्टेशन में मसल पेन और वीकनेस आ जाती है. एरिथ्रोसाइट मैक्रोसाइटोसिस विदाउट एनीमिया. पेनक्रियाटिक एक्सोक्राइन डिसफंक्शन, हेपेटिक कंजेशन एंड mesenteric lymphadenosis. फिर cutaneous manifestations are non-specific and include terry nails like white nail bed and hypopigmentation of the skin and hair. कैशन बैक डिजीज डिस्क्राइब. अच्छा, उसमें जो केशान डिजीज है इसमें ज्यादा कार्डिक मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जबकि कैशन बैक में इसमें ज्यादा बोनी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं. सेलेनियम, सो कैशन बैक डिजीज डिस्क्राइब सेलेनियम डेफिशिएंसी with predominantly bony disease. This osteoarthropathy affects the epiphyseal and articular cartilage and epiphyseal growth plates. Enlarged joints, ठीक है, which basically results in enlarged joints and shortened fingers and toes. क्लिनिकल वेरिएंट्स क्या हैं? दो हैं, केशान विच प्रेजेंट्स विद मोर कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज, वाइल काशन बैक जो कि हमारे पास प्रेजेंट करता है ज्यादा बोनी एबनॉर्मेलिटीज के साथ. Differential diagnosis. The differential diagnosis for Keshan include hepatic cirrhosis and kwashiorkor. Kashenbach disease should be distinguished from rickets. Complications and comorbidities. Myocarditis from Keshan can lead to long-term cardiac dysfunction and cardiomyopathy. Disease course and prognosis, early diagnosis and treatment. If the diagnosis is treated early, the long-term prognosis for selenium deficiency is good, and cutaneous findings respond well to supplementation. If left undiagnosed or untreated, permanent cardiac damage and cardiomyopathy may result. इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या करवाने हैं? प्लाज्मा सेलेनियम लेवल्स करवाएंगे एंड ग्लूटाथायोन peroxidase एक्टिविटी टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ सेलेनियम डेफिशिएंसी. मैनेजमेंट. For children less than 3 years of age, the recommended daily intake for selenium is 15 to 20 microgram per day. Then children from 3 to 13 years of age, they require 20 to 40. As the age increases, उनकी requirement भी increase होती जाएगी. The recommended intake for adolescent and adult is 55 microgram per day. But women who are pregnant or breastfeeding, उनकी मजीद need increase हो जाएगी to 60 and 70 microgram per day respectively. The treatment is with selenium supplementation, either orally or parenterally. Enteral selenium is available as seleomethionine, selenium enriched yeast, sodium selenite or sodium selenite. Parenteral selenium supplementation of 5 to 7 microgram per kg per day can be used for acute correction of selenium deficiency. Okay, this was all about selenium deficiency. Now, what happens if there is selenium toxicity, right? Excess of selenium will lead to different neurological complications. Selenium toxicity result from excess ingestion of selenium, whether intentional or unintentional. ठीक है, सेलेनियम टॉक्सिसिटी जो है ये ज्यादातर उन एरियाज में ज्यादा हो जाता है जो सेलेनियम डेफिशिएंट होते हैं. सो क्योंकि दे नो कि द सॉइल इज सेलेनियम डेफिशिएंट, तो वो एक्सेस ऑफ सेलेनियम लेना शुरू कर देते हैं, विच लीड्स टू सेलेनियम टॉक्सिसिटी, राइट? Incidence and prevalence. Selenium toxicity is not common, with the exception of occurrence in endemic areas such as Hubei, China. Sporadic outbreaks have been reported from increased dietary intake. Age, there is no age predilection, no sex predilection, and no ethnic predilection for selenium excess. Pathophysiology. Selenium toxicity has been reported as a consequence of excess supplement ingestion. Other documented causes include ingestion of glass blue used in manufacturing of stained glass, selenite broth, which is used to isolate salmonella, and gun bluing agent used for finishing firearms. Environmental factors may. Endemic selenium toxicity was described in Enshi County in Hubei, China, in 1960 as a result of selenium contaminated soil. Selenium containing coal was used to fertilize the soil in that region. क्योंकि वो areas जो हैं चाइना के, they are very deficient in selenium. तो उन्होंने क्या use किया था? They used selenium containing coal to fertilize the soil, जिसकी वजह से उनको सेलेनियम टॉक्सिसिटी हो गई थी. हिस्ट्री. A thorough history including use of nutritional supplements, occupation history and hobbies can reveal whether the exposure may have occurred. प्रेजेंटेशन, ठीक है, इसमें बेसिकली हमारे पास नेल चेंजेस ज्यादा होंगे. White horizontal streaks appear on the surface of nails as the nail become increasingly brittle.
Breakage eventually leads to nail loss. Brittle nail हो जाएंगे, which basically leads to nail loss. New nail growth, जो कि नई nail, that is also fragile. Though the nails can be thickened with a rough surface, hair is brittle and may be associated with an exfoliative dermatitis on the scalp. Teeth, hair, and nails can develop a reddish hue. The neck and extremities become red and swollen and develop blisters and slow healing ulcerations. एक्यूट सेलेनियम टॉक्सिसिटी कैन बी फेटल, क्योंकि इसमें न्यूरोलॉजिकल जो है वो साइंस होते हैं, विच इंक्लूड पेरिफेरल पैरेस्थीसियाज, हाइपररिफ्लेक्सिया, नंबनेस, सीजर्स एंड पैरालिसिस। एंड क्योंकि ये हम सेलेनियम ले रहे हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी में, तो ये रीनल को भी अफेक्ट कर सकता है, लीडिंग टू एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, लीडिंग टू एक्यूट रीनल फेलियर रिक्वायरिंग डायलिसिस. Nausea, vomiting, diarrhea, hypersalivation, garlic and sour milk, smelling breath, and severe corrosive gastritis with resultant deep gastric ulcers can occur. ठीक है, ये जितने भी हमारे पास फीचर्स होते हैं, nausea, vomiting, diarrhea, hypersalivation, garlic और sour mouth, sour milk, smelling breath, ये हमारे पास इसके अर्ली सेलेनियम टॉक्सिसिटी को ये शो करते हैं. Complication and comorbidities. Acute selenium toxicity is complicated primarily by neurological deficits, including peripheral anesthesia, seizures, and paralysis. Disease course, early diagnosis and treatment may prevent further disease progression को ये prevent करते हैं. The cutaneous findings of selenium toxicity are reversible. Once the source of excess selenium is removed, renal and neurological dysfunction can be permanent if irreversible organ damage has occurred. इन्वेस्टिगेशन में प्लाज्मा सेलेनियम लेवल्स करवाएंगे फॉर सेलेनियम टॉक्सिसिटी. मैनेजमेंट फॉर चिल्ड्रन लेस देन 3 years of age, द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ सेलेनियम इज 15 to 20. ठीक है, ये वही बात है कि इतना सेलेनियम जो है वो लेना चाहिए, इससे एक्सेस लेंगे तो इट विल लीड्स टू सेलेनियम टॉक्सिसिटी. चिल्ड्रन 3 to 13 years of age require 20 to 40 and recommended intake for adolescent and adult is 15.5 microgram per day. एंड वुमेन हु आर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग, उनका जो है वो 60 to 70 माइक्रोग्राम है. इससे ज्यादा जो भी हो गया, इट विल लीड्स टू सेलेनियम टॉक्सिसिटी. देन सेलेनियम टॉक्सिसिटी के लिए क्या ट्रीटमेंट है? इन्वॉल्व्स सपोर्टिव मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टॉक्सिसिटी, जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर्स एंड एक्यूट रीनल फेलियर. इनको बेसिकली हमने सपोर्टिव मैनेज करना है. रिमूविंग द सोर्स ऑफ एक्सेस सेलेनियम इज एसेंशियल. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने क्या करना है कि हमने एक्सेस सेलेनियम को रिमूव करना है, एंड देन वी विल ट्रीट सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे अकॉर्डिंगली. मैंगनीज deficiency and excess. Manganese functions is an important cofactor for pyruvate carboxylase and superoxide dismutase and activates glycosyl transferases necessary, और ये सब कुछ necessary है for glycoprotein and glycose aminoglycan synthesis के लिए. ठीक है. Manganese is found in nuts, green leafy vegetables, legumes, whole grains, and tea. Humans absorb about 5% of dietary manganese, but the mechanism is poorly understood. Iron, magnesium, and calcium may reduce manganese के absorption को ये कम कर देते हैं. Iron, magnesium, and calcium. Manganese deficiency result from inadequate, again, decrease intake, decrease absorption, and increase excretion. From inadequate dietary intake, while manganese excess is due to excessive consumption. Both manganese deficiency and excess are uncommon. This is not very common, right? Incidence and prevalence. Manganese deficiency and excess are extremely uncommon. Age, there is no age predilection for either manganese deficiency or excess. Again, there's no sex predilection, no ethnic predilection for manganese, either deficiency or excess. Pathophysiology, predisposing factors. Long-term parenteral nutrition predisposes individual to an imbalance in manganese either through inadequate or excess supplementation. Manganese toxicity has been reported after ingestion of a well water with toxic levels of manganese, right? क्योंकि ये well water में ये mostly found होता है, तो अगर हम exceedingly बहुत ज़्यादा amounts of manganese ले लेंगे, जो कि sometimes present होता है in the well water, तो उसकी वजह से manganese toxicity हो जाती है. With abuse of combination of ephedrine, acetyl salicylic acid, and potassium permanganate, also known as Russian cocktail.
अगर रशियन कॉकटेल का भी अगर हम अब्यूज करेंगे तो इट विल लीड्स टू मैंगनीज टॉक्सिसिटी एंड विद इंजेक्शन ऑफ इनकरेक्टली मैन्युफैक्चर्ड एप्सम सॉल्ट्स, क्योंकि इसमें भी मैंगनीज की हाई क्वांटिटी होती है, तो अगर इनकरेक्टली मैन्युफैक्चर्ड एप्सम सॉल्ट्स हम लेंगे इट विल लीड्स टू एक्सेस एंड thus leading to toxicity. Clinical features. The cause of manganese deficiency or excess may be elicited by history but may not be apparently initially. Patients with manganese deficiency may present with nausea, vomiting and weight loss के साथ present करते हैं. Presentation. The cutaneous manifestation of manganese deficiency are non-specific and include mild dermatitis होगा, lightening, depigmentation of hair होती है, malaria crystallina and slowed hair and nail growth हो जाती है. कोई characteristic cutaneous changes नहीं है, ठीक है. एक्सेस के साथ कोई cutaneous changes नहीं है. Deficiency में फिर हमारे पास hypopigmentation of hair, malaria crystallina, slowed hair and nail growth हो सकती है, लेकिन एक्सेस में कोई cutaneous changes नहीं है. Neurological symptoms predominate ranging from hyperactivity and oppositional behavior to Parkinson-like symptoms. ठीक है, जब हम एक्सेस में लेंगे तो फिर हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स प्रीडोमिनेट कर जाती हैं एंड पार्किंसन लाइक सिम्टम्स होते हैं बेसिकली. Complications and comorbidities. Manganism can result in neurological symptoms that mimics Parkinson's disease course and prognosis. The symptoms of manganese deficiency are reversible with supplementation. रिमूविंग द सोर्स ऑफ मैंगनीज, ठीक है, डेफिशिएंसी के लिए हमने उसको सप्लीमेंट्स दे देने हैं और एक्सेस के लिए हम सोर्स को रिमूव कर देंगे. Removing the source of manganese toxicity may lead to resolution of symptoms, but the disease can sometimes progress and even without further exposure. ठीक है, लेकिन sometimes क्या होता है, even अगर हम source of manganese toxicity को remove करेंगे फिर भी disease जो है वो progress कर सकता है. Investigations में blood manganese levels are used to diagnose manganese deficiency और उसके excess which is manganism. Management. Adequate intake of manganese for children is 1.2 to 1.5 mg per day. Adolescents require 1.6 to 1.8 mg per day, while adults 1.8 to 2.3 mg per day. As the age increases, the requirements भी increase होती जाती हैं, right? Manganese deficiency is treated with supplementation, calcium disodium ethylene diamine tetraacetate, which is CaEDTA, increases urinary excretion of manganese by 3 point. So जब excess of manganese हो जाएगा तो हम CaEDTA यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि उसके urinary excretion को 3.8 times ज़्यादा कर देगा. तो जब उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी इट विल हेल्प इन मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी को ये कम करने में हेल्प कर देगा, राइट, जो कि एक्चुलेशन थेरेपी इन मैंगनीज है. एलिमिनेटिंग द सोर्स ऑफ एक्सेस मैंगनीज इज एसेंशियल. थैंक यू.